कैदी नंबर 11,529 यानी आफ्ताब अब तिहाड़ जेल में खुद को लावारिस बता रहा है। आखिर क्यों वो अपने आप को लावारिस बता रहा है? क्या ये आफ्ताब की एक नई चाल है? नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आफ्ताब की अब नई पहचान है कैदी नंबर 11,529 और नया पता है तिहाड़ जेल नंबर 4, बैरक नंबर 15 और उसका आइसोलेटेड सेल नंबर 16, जहां पर आफ्ताब अकेला अपने दिन रात काट रहा है। हालांकि आराम से काट रहा है जैसा जेल अधिकारियों का कहना है, और उसके ऊपर नज़र रखने के लिए सुरक्षा गार्ड 24 घंटे मौजूद हैं। उनकी निगरानी में ही वो खाना खाता है, उनकी निगरानी में ही वो तमाम चीज़ें करता है। जेल प्रशासन से कहने पर जब आफ्ताब ने डिमांड की तब उसे शतरंज दी गई, इंग्लिश नॉवेल दिए गए, जो आजकल इंग्लिश नॉवेल पढ़ता रहता है। आफ्ताब जब तिहाड़ जेल में आया था तब उसने अपना नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला लिखवाया था। अपनी उम्र के बारे में पूरा जिक्र किया था, क्योंकि जब कोई नया कैदी आता है तब ये तमाम चीज़ें उसको लिखानी पड़ती हैं। अपने पिता का नाम अमीन पूनावाला लिखाया था, माता का नाम लिखाया था, अपना परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस पालघर का ही लिखवाया था जो उसका पैतृक आवास है। साथ ही साथ जब कोई नया कैदी तिहाड़ जेल के अंदर आता है तब मुलाकातियों की एक लिस्ट वो देता है। कम से कम 10 लोगों के नाम। कोई भी सज़ा याफ्ता या फिर अंडर ट्रायल कैदी जब तिहाड़ जेल में बंद होता है तो वो 10 अपने परिचितों के नाम दे सकता है तिहाड़ जेल अथॉरिटी को, जो बुकिंग करके या तो उस कैदी से मिल सकते हैं, और वही लोग जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं वही उस कैदी से मिलते हैं। आफ्ताब जब तिहाड़ जेल आया था उस समय उसने अपने मुलाकातियों के तौर पर अपने पिता का नाम दिया था, अपनी माता का नाम दिया था, अपने एक दोस्त का नाम दिया था जो उसका कहना है कि उसका इकलौता दोस्त है, और अपने एक भाई का नाम दिया था। कुल मिला के 10 लोगों के नाम दे सकता था, लेकिन उसने सिर्फ 4 ही लोगों के नाम दिए थे। उसका कहना था कि वो इन्हीं 4 लोगों से जेल के अंदर मुलाकात करना चाहता है। जहाँ तक आफ्ताब के परिवार की बात है तो कई तरीके से आफ्ताब का परिवार इस पूरे हत्या के मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लिंक नज़र कई बार आया है। सीधे तौर पर पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि जब आफ्ताब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी या फिर आफ्ताब का ट्रायल चलेगा, उस समय उसके परिवार के रोल पर भी चर्चा होगी, और यही वजह है कि परिवार से भी पुलिस ने पूछताछ की है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब श्रद्धा की हत्या हो चुकी थी उस समय जब 37 डिब्बे मुंबई से दिल्ली पार्सल करवा रहा था आफ्ताब, एक कंपनी के ज़रिए, जो कुरियर कंपनी है उसके ज़रिए ये सामान आफ्ताब ने बुक किया था मुंबई से दिल्ली के लिए। उस समय जब कुरियर कंपनी का, पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी का जो एम्प्लॉय था, वो जब आफ्ताब के घर पहुंचा उस समय आफ्ताब अपने परिवार के साथ ही था। कहीं ना कहीं कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि श्रद्धा की हत्या और तमाम चीज़ों को लेकर उसके परिवार के बारे में, परिवार को भी जानकारी थी। आफ्ताब ने अपने परिवार को भी इस बारे में कई चीज़ें बताई थी, ऐसा कहा जाता है। कई चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के तौर पर भी सामने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 से ही आफ्ताब और श्रद्धा ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया था, और सीधे तौर पर जब रहते रहते काफ़ी समय हो गया, लॉकडाउन लग गया था, उस बीच 2020 में आफ्ताब और श्रद्धा की लड़ाई हुई, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा को बहुत बुरी तरह मारा, और श्रद्धा को तब पहली बार ही पता चल गया था कि आफ्ताब के साथ उसका गुजारा नहीं है। आफ्ताब ने उसको धमकी दी थी कि उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। यही वजह थी कि श्रद्धा ने आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ पुलिस स्टेशन में लिखित में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें आफ्ताब के बारे में तमाम चीज़ों का खुलासा किया था और कहा था कि आफ्ताब उसकी हत्या कर देगा। वो आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती। पहले वो आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब आफ्ताब के साथ वो शादी नहीं करना चाहती। आफ्ताब के खिलाफ ये शिकायत थी जो श्रद्धा ने दी थी। उस समय भी आफ्ताब के परिवार का रोल सामने आया था। आफ्ताब के परिवार ने, ख़ास तौर पे उसके पिता ने श्रद्धा को समझाया था। बीच में वो इस पूरे मामले में आए थे, श्रद्धा को ये कह के समझाया था कि वो चाहते हैं कि श्रद्धा आफ्ताब से शादी करे। आफ्ताब नहीं चाहता है, वो उसको अपने घर की बहू मानते हैं, घर के इंटरनल मैटर है, इस तरह से पुलिस में नहीं जाना चाहिए। और वो उन्होंने वादा किया था कि वो श्रद्धा की शादी आफ्ताब से कराएंगे और आफ्ताब को भी समझाएंगे, जिसके चलते श्रद्धा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। हालांकि इन तमाम चीज़ों का जिक्र, आफ्ताब के परिवार का जिक्र भी उसने किया था अपनी जो शिकायत वापस लेने वाली चिट्ठी लिखी थी उसके अंदर।
तीसरा मामला ये था कि एक बार श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा का रिश्ता लेकर, जब चूँकि श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन में रह रही थी, परिवार ने बहुत बार समझाया था श्रद्धा के, लेकिन वो नहीं मानी थी। उसके बाद श्रद्धा का परिवार श्रद्धा का रिश्ता लेकर आफ्ताब के घर पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा के परिवार के साथ बदसलूकी की गई थी। आफ्ताब के कज़िन ने बाकायदा घर से निकाल दिया था श्रद्धा के पेरेंट्स को। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संदेह पैदा ज़रूर करती हैं कि आफ्ताब के परिवार को भी क्या इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी थी। क्या जब श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब अपने परिवार से मिला था, तब क्या परिवार को इस बारे में भनक नहीं थी, या उनको पता नहीं था कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी है और उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया है। अब आफ्ताब का कहना है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। जेल अधिकारियों ने जब कहा आफ्ताब से कि उसने 4 मुलाकातियों के नाम का जिक्र किया है, अपने पिता का, माता का, भाई का और अपने इकलौते दोस्त का, क्या उनसे आफ्ताब मिलना चाहता है, तो आफ्ताब ने कहा कि वो इन चारों में से भी किसी से नहीं मिलना चाहता है, वो किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, वो नहीं चाहता इनमें से किसी की भी शक्ल देखना। एक तरह से आफ्ताब ने खुद को लावारिस ही बताया। जहाँ तक इतने समय हो चुका है तिहाड़ जेल के अंदर, 26 तारीख से ही आफ्ताब जुडिशल कस्टडी में है। जो परिवार में 4 लोग जिनका नाम उसने अपने दोस्त का और परिवार के लोगों का नाम दिया था मुलाकातियों के लिए, उन्होंने भी किसी तरह की कोई बुकिंग नहीं कराई है आफ्ताब से मिलने के लिए, ना ही कोई मिलने आया है। वो लोग भी आफ्ताब से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कानून के तहत आफ्ताब जेल के अंदर से फ़ोन पर भी बात कर सकता है अपने परिवार के लोगों से। एक समय सीमा निर्धारित होती है और एक टाइम लिमिट होती है कि इतने समय के अंदर इतनी बार कॉल किया जा सकता है, लेकिन आफ्ताब ने किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं दिखाई है, ना ही फ़ोन करने के बारे में कहा है। जब जेल अधिकारियों ने उससे पूछा कि क्या वो किसी को फ़ोन करना चाहता है, तो उसका कहना है कि उसका बाहर कोई भी नहीं है और वो किसी से भी संबंध नहीं रखना चाहता, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। अपने जेल के बैरक में, आइसोलेटेड सेल में, वो इंग्लिश नॉवेल पढ़ता रहता है और किसी से भी संबंध ना रखने की बात और किसी बाहर अपने किसी भी करीबी के ना होने की बात वो कहता रहता है। हालांकि इस बीच ऐसा नहीं है कि आफ्ताब का मानसिक संतुलन को लेकर कोई दिक्कत आ रही हो या कोई दूसरी परेशानी हो। आफ्ताब लगातार चुनाव के बारे में भी उसने चर्चा की है, शतरंज की खेलने के बारे में भी बात करता है, शतरंज भी खेलता है, इंग्लिश नॉवेल पढ़ता है, तमाम चीज़ें, हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है। खाने की टाइमिंग, जेल में कैसा खाना बनता है, किस तरह से कैदी रहते हैं, हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है। जेल अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लगता ही नहीं कि आफ्ताब पहली बार जेल में आया है। तो सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि आफ्ताब कहीं ना कहीं कोई साजिश कर रहा है, कोई चाल चल रहा है कि वो ये दिखाना चाहता है कि परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो परिवार उसके करीब है, ना परिवार के लोग उसके करीब हैं। श्रद्धा की हत्या में जिस तरह से उसने पहले चैलेंज दिया था दिल्ली पुलिस को, मेहरौली पुलिस को, कि अगर दम है तो श्रद्धा की हत्या साबित करके दिखाओ, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े ढूंढ कर दिखाओ, क्योंकि उसका साथ जो है वो सीधे तौर पर वक्त ने दिया है। जो बीतता वक्त था उसके साथ उसके खिलाफ जो सबूत थे वो अपने आप ही कहीं ना कहीं मिटते चले गए, या फिर इतने मामूली और बारीक रह गए कि उनको ढूंढ पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। तमाम चीज़ें डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट पर टिकी हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट से, जैसा आपको पहले भी हम बता चुके हैं। बहुत ज़्यादा कुछ पुलिस को नहीं मिल पाया है, क्योंकि आफ्ताब ने जो पुलिस को बयान दिया था वही पॉलीग्राफिक में बोला, वही नार्को में बोला, तो कोई बहुत ज़्यादा दिशा नई पुलिस को मिलती नज़र नहीं आई है। तमाम चीज़ें फॉरेंसिक एविडेंसेस पर टिके हुए हैं। आफ्ताब के खिलाफ फ़िलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। ऐसी स्थिति में कहीं परिवार भी इस पूरे मामले में पुलिस की नज़र में इन्वॉल्व ना हो, और जो परिवार है क्या वो श्रद्धा की हत्या से रिलेटेड कुछ जानता है या नहीं, ये तमाम चीज़ें अभी साफ़ नहीं हो पाई हैं। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला अपने जो शतरंज के दाव हैं वो एक एक करके चल रहा है, और उसी दाव में इसकी ये चाल भी शामिल हो जाती है कि उसका कहना है कि बाहर, जेल के बाहर उसका कोई नहीं है और वो किसी का नहीं है। अपने आप को आफ्ताब लावारिस बता रहा है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।